तो जॉन्डिस के बारे में सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि जॉन्डिस कोई भी डिसऑर्डर या डिजीज़ नहीं है, इट इज़ अ सिंड्रोम। इट इज़ नॉट अ डिजीज़ और डिसऑर्डर, बट इट इज़ अ सिंड्रोम। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सिम्टम ओनली। तो अब जॉन्डिस में होता क्या है कि जॉन्डिस इज़ येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्क्लेरा एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ बॉडी। तो ये जो है इसमें हमारा बिलिरुबिन डिपोजिशन की वजह से येलोइश डिस्कलरेशन हो जाती है स्क्लेरा और म्यूकस मेम्ब्रेन की। अब जो है हमारा इसमें बिलिरुबिन जो है अगर 2 मिलीग्राम% से ज़्यादा होगा तभी हम कह सकते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल को जॉन्डिस है। तो ये जो है हमारा डिफाइंड होता है कि ग्रेटर देन 2 मिलीग्राम% होना ही चाहिए किसी भी इंडिविजुअल को हमें जॉन्डिस कहना है। तो अब हमें पढ़ना है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ जॉन्डिस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जॉन्डिस, हीमोलिटिक, हिपैटिक एंड ऑब्स्ट्रक्टिव। इनको हम और भी 3 तरीके से कह सकते हैं, प्री हिपैटिक, हिपैटिक और पोस्ट हिपैटिक। अगर तो कॉज लिवर से ऊपर है प्री हिपैटिक, लिवर में दिक्कत है तो हिपैटिक, एंड इफ़ इट इज़ आफ्टर द लिवर देन पोस्ट हिपैटिक। अब कुछ भी जॉन्डिस में पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए नॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ बिलिरुबिन। तो बिलिरुबिन के नॉर्मल मेटाबॉलिज्म में क्या क्या है। सबसे पहले जो है बिलिरुबिन बनता कैसे है, जब भी हमारा आरबीसी डिस्ट्रक्शन होता है स्प्लीन में तो हीमोग्लोबिन रिलीज़ होता है। हीमोग्लोबिन रिलीज़ होने की वजह से हीम और ग्लोबिन निकलता है, तो हीम जो है कन्वर्ट हो जाता है हमारा बिलिरुबिन में। अब बिलिरुबिन जो है ब्लड में अकेला ट्रेवल नहीं कर सकता, तो इट गेट कॉन्जुगेटेड विद एल्ब्यूमिन, बट स्टिल इट इज़ कॉल्ड अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। क्योंकि जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है उसकी डेफिनेशन अलग है। तो जो बिलिरुबिन एल्ब्यूमिन के साथ कंबाइन करके ब्लड में ट्रेवल करता है और लिवर तक आता है। तो हमारा अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन क्या है, बिलिरुबिन अटैच्ड विद एल्ब्यूमिन। अब होता क्या है कि जो हमारा बिलिरुबिन अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो आ जाता है इसमें लिवर में। लिवर में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है बिलिरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड में। अब ये जो रिएक्शन है ये हम आगे पढ़ेंगे, पर अभी हमें इतना बताना चाहिए कि जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो लिवर के अंदर कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बन जाता है बाय फॉर्मिंग बिलिरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड। ये ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ कंबाइन होता है और बिलिरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड बनता है। तो उसके बाद क्या होता है कि ये लिवर में बाइल डक्ट से बाहर आता है और डुओडेनम में चला जाता है। डुओडेनम में क्या होता है कि डुओडेनम से ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अगले पार्ट जिजोनम में आता है, जहाँ पे माइक्रोबियल फ्लोरा जो है इसको अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बना देती है वापस, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। अब अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है हमारा ये रहा, ये कन्वर्ट हो जाता है यूरोबिलिनोजन में। अब यूरोबिलिनोजन का क्या होता है कि जो 20% जो है यूरोबिलिनोजन वो एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन से वापस लिवर में और बचा हुआ किडनी में थ्रू सीरम चला जाता है, और किडनी से फिर वो यूरोबिलिनोजन बाय यूरिन बाहर आ जाता है। ये तो है 20% यूरोबिलिनोजन। तो बाकी 80% यूरोबिलिनोजन के साथ क्या होता है वो हम देखते हैं। 80% यूरोबिलिनोजन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा स्टर्कोबिलिनोजन में। अब स्टर्कोबिलिनोजन से वो फर्दर स्टूल्स के साथ एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो ये हमारा नॉर्मल बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म है। हीमोग्लोबिन से हीम बना, हीम से बिलिरुबिन, बिलिरुबिन एल्ब्यूमिन के साथ कंबाइन किया, इसको हम कहते हैं अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है हमारा लिवर में एंटर करेगा, लिवर में वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में बाय ग्लूकुरोनिक एसिड से। अब कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है लिवर को लीव करेगा बाइल डक्ट के थ्रू, और वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है माइक्रोबियल फ्लोरा जो है उसको दोबारा अनकॉन्जुगेटेड बना देती है। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट हो जाता है। यूरोबिलिनोजन जो है फर्दर फिर 20% जो है एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन से वापस लिवर और फिर किडनी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, और जो 80% है वो कन्वर्ट हो जाता है स्टर्कोबिलिनोजन में, और स्टर्कोबिलिनोजन से फर्दर वो
स्टूल्स के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो ये हमने बिलीरुबिन साइकिल पढ़ लिया। अब हम आगे चलते हैं कि लिवर के अंदर क्या हो रहा है। लिवर के अंदर क्या हो रहा है ये हमने पहले डिस्कस नहीं किया, तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट हैपन्स इनसाइड लिवर। तो जो हमारा अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन आया था उसके साथ क्या हुआ, एल्ब्यूमिन जो है बाहर रह जाता है और जो हमारा बिलीरुबिन है वो अंदर आ गया। अब बिलीरुबिन जो है उसके साथ क्या होता है कि हमारा एक एंजाइम होता है ग्लूक्यूरोनाइल ट्रांसफरेस एंजाइम। ये क्या करता है, जो हमारा ग्लूकुरोनिक एसिड है उसको बिलीरुबिन के साथ अटैच कर देता है और बन जाता है बिलीरुबिन मोनोग्लूकुरोनाइड। ये हुआ एक रिएक्शन। फिर फर्दर बिलीरुबिन मोनोग्लूकुरोनाइड जो है बिलीरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड में कन्वर्ट हो जाता है बाय द सेम एंजाइम। और ये जो बिलीरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड है इसी को ही हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। तो दिस इज द रिएक्शन विच हैपन्स इनसाइड द लिवर। अब हम आगे पढ़ते हैं। इतना पढ़ने के बाद हम टाइप्स ऑफ बिलीरुबिन पे चलते हैं। सबसे पहला टाइप जो है वो है हीमोलिटिक जॉन्डिस। हीमोलिटिक जॉन्डिस में जो है इसका जो मेन रीज़न क्या है कि ओवर प्रोडक्शन ऑफ बिलीरुबिन होता है बाय एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी से। एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी की वजह से देयर इज़ ओवर प्रोडक्शन ऑफ बिलीरुबिन। अब जो है एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी कब कब हो सकता है, एक तो ये हमारा पहला कॉज है हीमोलिटिक अनीमियाज में हो सकता है। हीमोलिटिक अनीमिया जैसे कि सिकल सेल अनीमिया हो गया, हमारा G6PD डेफिशिएंसी हो गया, या फिर पायरूवेट काइनेस डेफिशिएंसी हो गया। ऐसे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। ये हुआ एक हीमोलिटिक अनीमिया से। दूसरा हमारा मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी ये हो सकता है। मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन मान लो ये RH इनकम्पैटिबिलिटी हो गया तो हो सकता है, या ABO इनकम्पैटिबिलिटी से भी। तो ये जो है हमारे दो कॉजेज़ मेनली क्या है, हीमोलिटिक अनीमियाज एंड मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब इसमें होगा क्या कि जो हमारा अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है वो बहुत ज़्यादा बनेगा। क्यों ज़्यादा बनेगा, क्योंकि अभी हमने जैसे ऊपर पढ़ा था, मैं दोबारा दिखाता हूँ कि अगर हमारा आरबीसी जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्ट होगा तो बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन फ्री होगा, और बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन फ्री होगा तो बहुत ज़्यादा बिलीरुबिन बनेगा, और बहुत ज़्यादा बिलीरुबिन बनेगा तो बहुत ज़्यादा अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बनेगा। तो इसमें हमने क्या देखा कि देयर विल बी वेरी हाई अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन प्रोडक्शन। अब अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन इतना ज़्यादा बन रहा है तो एक लिवर की भी एक फिक्स्ड कैपेसिटी होती है कि वो कितने अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेटेड बना पाएगा। तो लिवर अपनी पूरी मेहनत करता है और मैक्सिमम कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बना लेता है, पर फिर भी ये अनकॉन्जुगेटेड इतना ज़्यादा है कि सारा कॉन्जुगेटेड नहीं बन सकता है। तो जो हमारा बचा हुआ है वो वापस सीरम में आ जाता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन विच कैन नॉट बी कॉन्जुगेटेड। अब देयर विल बी इंक्रीज सीरम लेवल ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, ये हम समझ चुके हैं। तो अब क्योंकि लिवर ने मैक्सिमम कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बनाया है तो पहले के कंपैरिजन में जो कि नॉर्मली होता है उससे तो ज़्यादा ही कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बना। तो अब जो है हमारा यूरोबिलिनोजन भी पहले कंपैरिजन में ज़्यादा बनेगा और स्टर्कोबिलिनोजन भी। और यूरोबिलिनोजन हमने पढ़ा है कि जो यूरिन में जाता है डार्क येलो यूरिन को कलर देता है, और जो स्टर्कोबिलिनोजन है वो स्टूल्स में तो डार्क येलो स्टूल्स, तो हम कहते हैं ब्राउनिश स्टूल्स होते हैं और डार्क येलो यूरिन होता है। तो ये हमें पता होना चाहिए। अब जो है इसमें लैब फाइंडिंग्स देख लेते हैं। लैब फाइंडिंग्स में जो है हम तीन चीज़ डिस्कस करेंगे, सीरम, यूरिन एंड स्टूल्स, क्योंकि ये तीन चीज़ जो है हम लैब में टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले सीरम में, तो सीरम में जो है हम देखेंगे कि जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है वो बहुत बड़ा हुआ होगा, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया ऊपर, और जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है सीरम में वो नॉर्मल रहेगा। कॉन्जुगेटेड भी बढ़ेगा पर सीरम में नॉर्मल रहेगा। यूरिन में इंक्रीज यूरोबिलिनोजन अभी हमने डिस्कस किया ऊपर, और स्टूल्स में इंक्रीज टर्कोबिलिनोजन। ये है लैब फाइंडिंग्स। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं हेपेटिक जॉन्डिस पे। हेपेटिक जॉन्डिस क्यों होता है, इट इज़ ड्यू टू डिक्रीज हेपेटिक फंक्शन। अगर हमारा हेपेटिक फंक्शन डिक्रीज हो जाए तो हेपेटिक जॉन्डिस हो जाता है। अब हेपेटिक जॉन्डिस
जो है डिक्रीज हेपेटिक फंक्शन में होता है, तो उसका कॉज क्या है, हेपेटिक फंक्शन हमारा कब कब कम हो सकता है। तो एक तो अगर हेपेटाइटिस हो तो हो सकता है हेपेटाइटिस A to E, या अल्कोहलिज्म जैसे कि हमने फैटी लिवर पढ़ा है, तो उसमें भी दिक्कत आ सकती है। तीसरा ड्रग इंड्यूस्ड हो सकता है, जैसे क्लोरोफॉर्म या कोई और ड्रग से, जो है हिपेटोटॉक्सिक ड्रग्स होती हैं कुछ, तो उनसे हेपेटिक फंक्शन कम हो सकता है। नेक्स्ट जो है हमारा कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट भी हो सकते हैं, कि जो है हमारा एंजाइम ही काम ना कर रहा हो। कौन सा एंजाइम, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेस एंजाइम, ये अगर हमारा जो है डेफिशिएंट है या फिर एब्सेंट है, तो हमारा ये फर्दर डिक्रीज हिपैटिक फंक्शन होगा, और गिलब्रेट सिंड्रोम या क्लिगलर नाजर सिंड्रोम बोलते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे उनमें क्या होता है। तो फिलहाल हमने क्या पढ़ा, डिक्रीज हिपैटिक फंक्शन और उसके कॉजेज़। अब हम देखेंगे कि इसमें नॉर्मली होगा क्या। अब क्योंकि हमें पता है कि देयर विल बी नॉर्मल अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, क्योंकि आरबीसी जो हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं, नॉर्मल डिस्ट्रक्शन, तो जो है हमारा अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन तो नॉर्मली बनेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब नॉर्मल बनेगा तो नॉर्मल लिवर के पास आएगा, पर अब लिवर तो काम कर नहीं रहा हमारा, तो क्या करेगा, वो मैक्सिमम ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है वापस सीरम में चला जाएगा। तो इसमें भी हमारा जो है अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन के जो सीरम लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं, वेरी हाई। थोड़ा बहुत मान लेते हैं हम, इतना लिवर जो है काम कर रहा है इन डिजीज़ में भी, तो थोड़ा बहुत कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बनेगा, तो हमारा जो यूरोबिलिनोजन और स्टर्कोबिलिनोजन है वो बहुत कम कम बनेगा। तो अब जो है हमारे स्टूल्स के पास कलर नहीं होगा, तो हम कहेंगे क्ले कलर्ड स्टूल आ गए। पर जो है हम यूरिन पे कमेंट करते हैं, तो हम बोलते हैं या तो नॉर्मल हो सकता है या पेल हो सकता है। तो हमारे हिसाब से तो अब यूरोबिलिनोजन बन नहीं रहा, तो जो है पेल यूरिन होना चाहिए, पर इधर नॉर्मल क्यों लिखा है मेरी समझ नहीं आया, तो अभी हम आगे डिस्कस करते हैं इसको। तो अब हम लैब फाइंडिंग्स में आ जाते हैं। व्हाट हैपन इन लैब फाइंडिंग्स, तो जो हमारा सीरम है, आप सबको पता है कि अब इंक्रीज अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होगा। क्यों होगा इंक्रीज अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, आरबीसी डिस्ट्रक्शन तो नॉर्मल है, तो हमारे हिसाब से तो नॉर्मल होना चाहिए, पर क्योंकि जो है लिवर नहीं बना पा रहा, तो बाकी जो अनकॉन्जुगेटेड है वो सीरम में ही रह जाता है, तो वेरी हाई अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन लेवल्स। यूरिन की बात कर रहे थे हम भी ऊपर, तो हमें पता नहीं था कि नॉर्मल और पेल का क्या चक्कर है। तो नॉर्मल ऐसा माना जाता है कि जो हमारा लिवर डिक्रीज लिवर फंक्शन है, उसका एक कॉज ये है कि इंट्रा हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है कभी कभी। तो मान लो अगर हमारे ये लिवर है और इसके अंदर से बाइल जो है बाइल डक्ट में आने वाला था, इंट्रा हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन है, तो क्या होगा कि जो है हमारा कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है वो बना, पर यहाँ से वापस आ जाएगा सीरम में। अब कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन की खास बात ये होती है कि वो सॉल्युबल होता है। अभी हमने पहले पढ़ा था कि जो अनकॉन्जुगेटेड होता है वो इनसॉल्युबल होता है, तो वो यूरिन में एक्सक्रीट आउट नहीं होता है। तो जो कॉन्जुगेटेड होता है वो सॉल्युबल होता है, वो यूरिन में एक्सक्रीट आउट होता है, तो वो यूरिन को जो है नॉर्मल कलर दे पाता है। तो अगर तो हमारा